हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का मॉड्यूल ए का यूनिट 6, जो कि है इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Friends, in the first 5 decades of the 20th century, till we got our independence in 1947, the per capita GDP in India was stagnant. The trend growth in GDP during the period was 0.9%, with population growing by about 0.8%. फ्रेंड्स, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 5 डिकेट्स में जो भी जीडीपी में जो ग्रोथ हुए हैं, वही ग्रोथ जो है वो अराउंड 0.9% टू 0.8% रहा है। 1950 से लेके 1980 तक हमारा जीडीपी ग्रोथ 3.5% था, जो कि 1981 में 6% हो गया। फिर फ्रेंड्स अगेन 2001 से 2007 तक हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 7.2% था, जिसमें कि 2003 to 4 एंड 2007 to 8 हमारा एवरेज जो ग्रोथ था वो 8.8% रहा। फ्रेंड्स, इसका जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो मैं आपको लास्ट में एक बार समराइज करके दिखाऊंगी, तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पे दिया है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो 2001-2 में 22.8% था, जो कि 2006-7 में 35.9% हो गया। उसी तरह से फ्रेंड जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट भी हमारा ओनली 5 आउट ऑफ 50 ईयर्स, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस पिछले 50 सालों में से सिर्फ 5 सालों में ही 15% के ऊपर रहा है। नहीं तो हमारा जो 36 ऑफ दिस ईयर्स में ये सिंगल डिजिट में रहा है। The inflation rate accelerated steadily from an annual average of 1.7% during the 1950s. जो 1950s में था वो हमारा 1.7% था, जो कि 60s में 6.4%, 70s में 9% और 1980s में 8% और 1990 और सेकेंड हाफ ऑफ 1990s में ये अराउंड 5.3% टू 5% रहा है। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन रेट पे जो है उस पर कुछ शॉक होते हैं जिसकी वजह से उन पे इफ़ेक्ट आता है, जैसे गल्फ वार 1990s में हुआ, और फिर आपका ईस्ट एशियन क्राइसिस, रशियन क्राइसिस 1990-98 में हुआ। हमारा पोस्ट पोखरन सिनेरियो जो था बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो मई जून 1990 में हुआ। उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस जो 2008 में आया था। तो इन सब शॉक के बावजूद भी द इंडियन इकोनॉमीज इन द लेटर ईयर्स कुड सक्सेसफुली अवॉइड एनी एडवर्स कंटेजियन इम्पैक्ट ऑफ शॉक्स। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाया। और अभी फ्रेंड्स अभी का जो हमारा सिचुएशन है वो भी एक इन्फ्लेशन अभी हमारा क्रिएट हो रहा है। हम देख रहे हैं हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड हम देख रहे हैं कि जो जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी हुई या कुछ भी वॉर, इस तरीके से के सिचुएशन में जो किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट जो है वो इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी फैक्टर है जो कि इन्फ्लेशन रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। वो उसमें है पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इशू। इन सब चीज़ों की वजह से भी एक कंट्री की इन्फ्लेशन रेट जो है वो इफेक्टेड होती है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में हमारा मेनली 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, जिसमें हमारा पहला जो है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ अकाउंटेड 17% जीडीपी इन 2008 एंड 9। 2008-9 में इसका जीडीपी जो था वो 17% था, जो कि 3-4 में 21.7% था। और अभी अराउंड इसका 49% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में एग्रीकल्चर की वजह से होती है। Apart from being the provider of food and fodder, its important also stem from the raw material that it provide to industry.
फूड एंड फॉडर्स के अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराने में काफ़ी हेल्प करता है। 10% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ एग्री कमोडिटी। इंडिया का 10% जो एक्सपोर्ट है वो एग्री कमोडिटी से ही भी जुड़ा हुआ है। इंडिया इज़ नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन बट ऑल्सो ए सब्सटेंशियल फूड रिजर्व। इंडिया के पास वो सिर्फ अपना अनाज सिर्फ कृषि ही नहीं करता बल्कि उसका हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। 1960s में फ्रेंड्स हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया था, एडिशनल एरिया अंडर कल्टीवेशन, हम लोगों ने एडिशनल एरिया क्रिएट किया था कल्टीवेशन के लिए, हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया था, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड, बेटर टेक्निक्स और एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू हमने वीट और राइस के फील्ड में बहुत अच्छा हमारी जो पैदावार हुई थी, और उसी वक्त हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हमारे इंडिया में आया था। द मानसून प्ले ए क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर द हार्वेस्ट विल बी रिच, एवरेज और पुअर। फ्रेंड्स हमारे एग्रीकल्चर का जो मेन फैक्टर है वो मानसून पे डिपेंड करता है, और मानसून अगर अच्छा है या ख़राब है वही हमारे फसल की पैदावार को भी इफ़ेक्ट करता है। The structural weakness of the agriculture sector are reflected in the low level of public investment, exhaustion of the yield potential of new high-yielding varieties of wheat and rice, unbalanced fertilizer use, low seeds replacement, and inadequate incentive system and post-harvest value addition. फ्रेंड्स ये सारे फैक्टर भी हैं, वो भी हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को कमज़ोर बनाते हैं। जैसे अगर लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हो एग्रीकल्चर में, या फिर हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अनबैलेंसली यूज़ किया जा रहा है, या हमारे सीड की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, या हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे पास अनाज को बनाने की रखने की सुविधा नहीं है, तो हम लोग इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर पे आता है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसलिए हमारे इंडिया में अभी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की काफ़ी ज़रूरत है। और अभी फ्रेंड्स हमारा जो कोरोना की वजह से जो क्राइसिस आ रखा है उसको देख के तो अभी हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा जो रिज़र्व फूड है, अब अभी इस 2-3 महीने की वजह से हमारे कृषि क्षेत्र भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो हमारा जो रिज़र्व फूड है वो अब यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो अभी जो हमारा रिज़र्व था वो ख़त्म होने लगा है, तो इसीलिए अभी हमें हमारी पैदावार बढ़ानी होगी। तो इसीलिए इंडिया में अभी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन अभी तो और ज़रूरी है। अभी इसके लिए हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना होगा। डबलिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इरिगेटेड एरिया, हमें जो इरिगेटेड एरिया है उसको डबल करना होगा, हमारी सॉइल क्वालिटी को अच्छी करनी होगी, वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने होंगे। हमारे जो नॉलेज गैप है, जैसे हमारे बहुत से किसान लोग हैं उनको टेक्निक्स नहीं पता है, तो उनको नॉलेज नहीं है कि कम से कम जगह में अधिक से अधिक पैदावार और अच्छी फसल कैसे बनाई जा सकती है, तो वो नॉलेज गैप को ख़त्म करना होगा। डाइवर्सिफाई इनटू हाई वैल्यू आउटपुट्स, हमें हाई वैल्यू आउटपुट्स लेने होंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ताकि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट्स, और हमारे जो कृषक भाई हैं उनके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो ईज़िली उनको मिल सके, अफोर्डेबल रेट पे मिल सके। इसीलिए फ्रेंड्स अभी हमारा जो केसीसी है वो तो क्रॉप लोन स्पेशली फॉर फार्मर्स ही है और क्रॉप के लिए ही है, जिसमें कि अभी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है। आप देख रहे होंगे कि 7% की उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए आपको मिल रही है और 2% सब्सिडी मिल रही है, 1% एक्स्ट्रा आपको मिल रही है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए, तो आपको 4% पे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रॉप लोन मिल रहा है। तो केसीसी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसके लिए। अब सेकेंड जो हमारा सेक्टर है फ्रेंड वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे इंडिया में अबाउट 22% ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो इंडस्ट्री से आता है, और इंडिया जो है वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल आउटपुट में 12th रैंक पे है। इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 19%, 33% ऑफ जीडीपी इन जीवीए, और इंडिया में इंडस्ट्री जो है वो जीवीए में 33% का उसका कंट्रीब्यूशन है। द डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया विटनेस एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ ओवर लास्ट 25 ईयर्स, और लास्ट 25 ईयर्स में इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है।
अभी फ्रेंड्स सीएसओ जो है वो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को 3 सेगमेंट में कैटेगराइज करता है। पहला है माइनिंग एंड क्वायरिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है गैस एंड वाटर सप्लाई। फ्रेंड इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें कोई एक चौथा चीज़ ऑड मैन आउट की तरह ऐड कर देता है आईएबीएफ, और उसमें पूछता है कि सीएसओ ने इसमें से इंडस्ट्री सेक्टर को कौन सा कैटेगराइज नहीं है या कौन सा कैटेगराइज है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है माइनिंग एंड क्वायरिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है गैस एंड वाटर सप्लाई। और फ्रेंड इंडस्ट्री सेक्टर का ही एक पार्ट है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी एमएसई। एमएसई जो है वो 39% ऑफ टोटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें से 34% जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए है, और 35% टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में इंगेज्ड हैं। अभी जो एमएससी सेक्टर में है, एमएससी सेक्टर का जो मेन प्रॉब्लम है वो है उनको बैंक फिनेंस, एक्सेस ऑफ बैंक फिनेंस, और इसलिए वहाँ प्रॉब्लम है। बैंक उनको फिनेंस देने से इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं क्रेडिट डिलीवरी को जो अफेक्ट करते हैं वो है लो इक्विटी बेस, एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग टाई अप, डाइवर्सन ऑफ फंड्स, पुअर मैनेजमेंट एंड बुक कीपिंग, हायर एनपीएस, माउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स ड्यू टू डिले इन पेमेंट ऑफ बिल स्पेशली ड्यूरिंग डाउनर। या एमएससी सेक्टर को लोन देने में फ्रेंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो है उनका लो इक्विटी बेस होना, उनके अच्छा अगर मार्केटिंग टाई अप नहीं है, दूसरा उनका डाइवर्सन ऑफ फंड, अगर उन्होंने लोन किसी और पर्पस के लिए लिया है और यूटिलाइजेशन वो किसी और पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोग डाइवर्सन ऑफ फंड कहते हैं। पुअर मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, बुक कीपिंग नहीं है, अकाउंट्स का उनका सही से लेखा जोखा नहीं है, और हायर नंबर ऑफ एनपीए है, अगर वो सही से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो अकाउंट जो है वो एनपीए में कैटेगराइज हो जाएगा। तो ये सारे सेक्टर्स की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से बैंक भी जो है वो क्रेडिट डिलीवरी में उनको रिस्क इन्वॉल्व होता है। इस वजह से भी उनको बैंक फिनेंस अवेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको कम करने के लिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स लाए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है जिस एमएसई को प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज करना विद सब लिमिट फॉर द माइक्रो यूनिट्स। ये अभी फ्रेंड्स सब लिमिट नहीं है उसमें, अभी एमएसएमई का हर लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होता है। ऑल लोन शुड बी कैटेगराइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। स्टिपुलेशन दैट कोलैटरल शुड नॉट बी टेकन फॉर लोन्स अप टू 5 लाख टू एम। ये भी फ्रेंड पुराना डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अभी कोलेट्रल फ्री लोन्स जो है वो 2 करोड़ यानी 200 लाख तक अभी कोई भी एमएसएमई सेक्टर जो है वो अवेल कर सकती है, और उनको ये सीजीटी एमएसई कवरेज में दिया जाएगा। सीजीटी एमएसई एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है जो एमएसएमई को दिए हुए लोन के ऊपर गारंटी देती है। अभी फ्रेंड यहाँ पे दे रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत एमएसएमई को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ये 2 क्लास क्या क्या है, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड दूसरा है सर्विस इंटरप्राइजेज, और इसको फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में। फ्रेंड ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। ये देखिए ये क्लासिफिकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का ये जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर किया जाता है, और सर्विसेज जो है वो इक्विपमेंट में उनका कितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर किया जाता है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को हमने कैटेगराइज किया है। अगर उनका अप टू 25 लाख प्लांट एंड मशीनरी में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो में कैटेगराइज होगा, और इक्विपमेंट में अप टू 10 लाख होने से सर्विसेज में कैटेगराइज होगा। उसी तरह से स्मॉल जो है ग्रेटर दैन 25 lakhs एंड अप टू 5 करोड़ दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड मोर दैन 10 lakhs अप टू 2 करोड़ सर्विस सेक्टर, ये स्मॉल में कैटेगराइज होगा। और थर्ड है मीडियम है जो वो मोर देन 5 करोड़ टू 10 करोड़ दैट विल बी कैटेगराइज अंडर मैन्युफैक्चरिंग, एंड मोर देन 2 करोड़ टू 5 करोड़ दैट विल बी कैटेगराइज अंडर सर्विस। सो 25, 5, 10, 10, 2, 5, इसको आप लोग ऐसे याद करिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। 25, 5, 10, 10, 2, 5, माइक्रो स्मॉल मीडियम। अभी फ्रेंड्स इसमें एक दिया हुआ है देखिए,
The existing provision of the Interest on Delay Payment Act 1998 to small scale and ancillary industry undertaking have been extended under the MSMED Act. इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये जो इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट है, अगर कोई बायर जो है वो सेलर को अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो उसको जितने दिन के लिए वो डिले करेगा उस उतने दिनों के लिए उसको सेलर को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। यही इस एक्ट में बताया गया है। और दूसरा है, दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल बोर्ड। एक नेशनल बोर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है MSME के लिए, जिसके चेयरमैनशिप जो है वो यूनियन मिनिस्टर करती है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर भी अराउंड 52% ऑफ GVA कंट्रीब्यूशन करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। और अभी जो सर्विस सेक्टर है फ्रेंड वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है, जबकि जो पहले 1950s में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि दिस सेक्टर हैज़ गेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ बोथ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। यह सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर इसमें हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारे बाकी दो सेक्टर भी हैं वो भी ग्रो करेंगे, और अगर इसमें लॉस होता है तो हमारे बाकी के दो सेक्टर भी लॉस में जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड टेक इट क्लोजर टू द फंडामेंटल्स ऑफ ए डेवलप्ड इकोनॉमी। द राइज इन द सर्विस सेक्टर शेयर इन GDP मार्क्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द। अगर हमारा सर्विस सेक्टर में के GDP कंट्रीब्यूशन अगर राइज होता है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी बन सकती है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा होता है। कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा है फ्रेंड कि सर्विस सेक्टर अगर इंडस्ट्री सेक्टर से ज़्यादा हो जाती है तो यह इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। अकॉर्डिंग टू देम सर्विस सेक्टर ग्रोथ मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अदरवाइज द सर्विस सेक्टर विल नॉट बी सस्टेनेबल। अकॉर्डिंग टू देम क्या है फ्रेंड्स कि दोनों जो है हमारा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर ये दोनों जो है वो एक दूसरे को सपोर्टेड प्रोपोर्शनेट ग्रोथ में होने चाहिए, अदरवाइज जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो सस्टेन नहीं कर सकता है। इट इज़ ट्रू ये, लेकिन फिर भी इंडिया में क्या है सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो GDP में वो क्या है बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है। फिनोमिनल ग्रोथ हैज़ बीन नोटिस्ड इन सिलेक्टेड सर्विस सेक्टर। कुछ सर्विस सेक्टर जो है उनमें फिनोमिनल ग्रोथ जो है वो देखा गया है। वो सेक्टर कौन कौन से हैं? वो है IT, ITs, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट एंड सिविल एविएशन। फ्रेंड ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सर्विस सेक्टर के किन किन क्षेत्रों में जो है वो फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिला है, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे और उसके बाद उसमें इनडायरेक्ट ऑप्शन थे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इसको आप याद रखिएगा। IT, ITs, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट एंड सिविल एविएशन। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। ये हम यहाँ से नहीं, ये मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगी क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी लेंदी प्रोसेस में दिया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक समराइज करके बनाया है। ये हम लोग मैंने 90-50 से लेकर के अभी 90-20 तक इसको बनाया है। तो ये हमारा जो GDP ग्रोथ रेट का स्ट्रक्चर है ये है, जो कि 90-50 में 3.5 था। तो फ्रेंड्स हम इससे एक ये जो कंपैरेबल एक है वो है कि हमारा 2000 से लेकर के 2010 तक, मतलब 10 इयर्स में हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है वो ऑलवेज 7% से ऊपर ही रहा है। और 2014 से लेकर के 2018 तक हमारा ग्रोथ रेट जो है वो भी 7 से ऊपर रहा है। लेकिन 2018-19 में जो है ये कम होकर 6.1% पे आया। और 2019-20 में फ्रेंड अभी कोरोना की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो RBI ने अभी रिसेंटली 4.2% डिक्लेयर किया है। तो अभी तक का ये हमारा 1950s के बाद ये सेकेंड टाइम है जबकि हमारा ग्रोथ रेट इतना कम हो रहा है। और इसको अभी फिच और मूडीज़ ने अभी उनका नया अवलोकन दिया है कि 2020 में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 1.9 और 2.8 तक जा सकता है, जो कि 2021 में फिर इंक्रीज़ होकर 7.4 अराउंड पहुँचेगा।
वैसे ही मैंने ये इन्फ्लेशन का भी एक बनाया है फ्रेंड कंपैरिजन। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1950s में हमारा 1.7 था इन्फ्लेशन रेट, जो कि 2014-15 में 2.38 तक % तक आया है, और 13-14 में ये बहुत ही ज़्यादा था, 6.6 to 7% था। और 2015 के बाद गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया डिमोनेटाइजेशन का, जो कि नवंबर 2016 में आया था, जिसके लिए जब इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम हो गया था, 2.38% हो गया था, तो उस टाइम जो हाई डिनोमिनेशन मनी थी उसको कर्व करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लाया गया था, जिसमें कि 15.44 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो स्क्रैप किए गए थे। During the first 50 years of the 19th century, the average GDP growth rate had been just 0.7%, which peaked up to 3.5%, popularly called as Hindu rate of growth in the 3 decades after independence. फ्रेंड, पिछले 50 सालों में इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा है कि जो हमारा एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 0.7% रहा है, लेकिन लास्ट 3 डिकेड में यह बढ़कर 3.5% हुआ है। तो इसी 3.5% को हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो इसको भी फ्रेंड हमेशा क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी रेट कितना था, तो ये 3.5% था। ये फ्रेंड एक हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अलग अलग जो सेक्टर है उसका हमारे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसका 53.66% कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का सबसे कम 16% है, और इंडस्ट्री का 31% है। तो ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, ये अभी एकदम अप टू डेट है, ये हमारा 2019 का डेटा है। और एक हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी कभी कभी पूछता है कि हमारा जो लेटेस्ट बजट में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए कितना फ़ंड एलोकेट किया गया है। तो अभी जो रिसेंट हमारा बजट है उसमें टोटल 2.83 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो 16 एक्शन पॉइंट के लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में एलोकेट किया गया है, जिसमें से 1.60 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए दी गई है, एंड 1.23 लाख करोड़ जो है वो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए दिया गया है। हमारा एग्री क्रेडिट का भी इसमें टारगेट दिया गया है, जिसमें से ₹15 लाख करोड़ टारगेट जो है वो 2021 के लिए एग्री क्रेडिट के लिए हमारा टारगेट है 15 लाख करोड़। पीएम किसान बेनिफिशियरी टू बी कवर्ड अंडर द केसीसी स्कीम, पीएम किसान बेनिफिशियरी जो थे उनको केसीसी स्कीम के अंडर कवर किया गया है। नाबार्ड रीफाइनेंस स्कीम टू बी फर्दर एक्सपेंडेड, नाबार्ड रीफाइनेंस स्कीम को फिर से फर्दर 1 साल के लिए इंक्रीज़ किया गया है। कंप्रीहेंसिव मेजर फॉर 100 वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रपोज्ड, कंप्रीहेंसिव मेजर फॉर 100 वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रपोज्ड। तो ये हमारे कुछ बजट के मेन पॉइंट्स है फ्रेंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है, और अभी इसमें अभी कुछ है नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे जब भी न्यू वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उससे आपको जल्दी से इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और थम्स अप और थम्स डाउन के बटन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू।